सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो इतने टाइम का जो द हिंदू टॉपिक छूटा कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आई हैव कलेक्टेड ऑल दोज टॉपिक्स इन दिस पार्ट टुडे इन न्यूज़ एंड ऑल्सो इन द व्हाट नॉट टू बी मिस्ड पार्ट। तो उसको अपन ग्राफिकली देखेंगे और इसको थ्योरेटिकली देखेंगे। टू बी प्रिसाइज कहा जाए अगर कि भाई इसमें जैसे ये पूरा एकदम फैक्ट बेस्ड बातें करेंगे हर चीज़ों के बारे में, प्रायर नोट्स भी मिलेगा आपको, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जुलाई का जो मैंने प्रॉमिस किया था मैराथन करंट अफेयर्स वो सून आ जाएगा। कंटेंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड एंड द टॉपिक्स आर फाइनल। दे आर 30 टॉपिक्स एंड दोज 30 टॉपिक्स आर मोर देन एनफ। लाइक जस्ट लाइक लास्ट ईयर प्रेसिडेंट पे पहला ही टॉपिक था अगस्त पर, पहला क्वेश्चन भी था क्लैट में, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे, अच्छे से करेंगे चीज़ों को, थोड़ा पेशेंसफुली काम करना है। तब तक बाकी सब्जेक्ट्स में आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू कि आप काम कर रहे हो। और हाँ, जिन लोगों ने मॉक देना स्टार्ट किया है, 1 मॉक दे रहे हो, 2 मॉक दे रहे हो, अभी के लिए 2 मॉक दो, 3 मॉक के चक्कर में मत पड़ना। एक हफ्ते में 2 मॉक, सेक्शनल टेस्ट और जीके, ठीक है। और नेक्स्ट महीने से, नेक्स्ट मंथ से, दैट इज़ फ्रॉम द अक्टूबर ऑनवर्ड्स, मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप 3 मॉक दो, 1 सेक्शनल, 2 सेक्शनल, जो भी आपका इम्प्रूव कर सकते हो। और जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है बेटा, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, 20 डेज दो, मैथ्स ठीक करो अपनी, कुछ टॉपिक सेलेक्ट करो, मैथ्स ठीक करो, प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट 1 सेट ऑफ क्वेश्चन इन मैथ्स ऑल्सो, ठीक है। चलिए आते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड, व्हेन डू स्टेट्स गेट अ से। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन पे क्या है क्या नहीं है, उस पर पहले बारे में बात करेंगे हम। MS स्वामीनाथन अवार्ड, लास्ट ईयर इस तरह का कुछ व्हीट रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन आया था। और PM दक्ष योजना, रंभा LP पेलोड, ये चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। नोबेल फाउंडेशन एंड मैक्सेस अवार्ड, मोस्टली अवार्ड्स ज़्यादा हैं इसमें, और प्राइम मिनिस्टर का योजना है तो उसको देखेंगे। दीक्षा, दक्षा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो सबको कैटेगराइज करेंगे। बट 1 नेशन 1 इलेक्शन से जाने से पहले आई वॉन्ट टू मेक अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ इट, ठीक है। चलो टॉपिक क्या है हमारा, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, उसके बाद फिर जब PPT देखेंगे तो उसमें मोस्टली आपके सारे नोट्स मिले हुए हैं, देन विल जस्ट रीड एंड स्किम थ्रू इट, ज़्यादा टाइम पास नहीं करने का ज़रूरत है। 1 नेशन 1 इलेक्शन आपको किससे रिलेटेड है, बॉडी सी की बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, जिसका आर्टिकल है 324, ठीक है। 1951-52 में पहला इलेक्शन हुआ, इस टाइम पे हु वाज द ECI वाज सुकुमार सेन, ठीक है। एक तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई, प्लस RP एक्ट कब आया था जो इसको गवर्न करता है, RP एक्ट 1950s में ये RP एक्ट आ गया था, 1951 से वो फाइनली इम्प्लीमेंट हो गया। इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करें, क्योंकि ये आर्टिकल 324 में है, तो ये कैसी बॉडी होगी थोड़ा अंदाज लगाओ। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड थोड़ी और बातें करें तो जब स्टार्टिंग में बना था ये, तो इट वाज अ 1 मेंबर बॉडी। फिर 1989 में एक अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के बाद इसको कर दिया गया 3 मेंबर। इसी टाइम पे एक और अमेंडमेंट हुआ, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में, यहाँ पर वोटिंग एज को 21 से 18 ईयर्स कर दिया गया। इसमें अब कुछ नहीं छूटेगा, इसमें बस थोड़ा सा ध्यान दो, एक एक टॉपिक समझ में आएगा, कुछ नहीं छूटेगा। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, जनवरी से लेकर के आज तक लेके आएंगे, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर बॉडी होता है। हु अपॉइंट्स, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट कर लो, हेडेड बाई PM। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लास्ट ईयर प्राइम प्रेसिडेंट से आया था, इस साल क्या पता आपके इलेक्शन कमीशन से आ जाए, ठीक है। उसके बाद 2 मार्च को एक केस आया जिसमें कहा गया कि 3 मेंबर बॉडी होगी जो अपॉइंट करेगा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को। उस 3 मेंबर बॉडी में कितने लोग होंगे, ऑब्वियसली 3 लोग होंगे, दैट इज़ प्रीटी मच ऑब्वियस। उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, बेसिकली CJI होंगे, ठीक है। अगर CJI नहीं है तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, या फिर अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का लीडर है वो होगा, और प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन अभी रिसेंटली इसको अमेंड करने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि YSC इज़ हियर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में एक जुडिशरी क्या कर रहा है,
तो ये चीज़ है। तो ये तो चलो एक कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ी बहुत बातें होगी। थोड़ा सा अगर और देखें इसमें, अगर थोड़ा सा और स्किम करोगे, अंदर जाओगे इसमें, तो 5 साल का टेन्योर रहता है इनका। तो भाई पूरा एक इलेक्शन प्रोसेस ये करते हैं 60 to 65 ईयर्स ऑफ एज, प्रीटी रिच नॉर्मल, जो नॉर्मल बातें होती हैं स्टेट इलेक्शन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। चलिए तो थोड़ा सा देखते हैं कि 60 टू बी प्रिसाइज 5 साल तो नहीं बोलते हैं लोग, 62 65 जो रहता है वही टेन्योर है इनका। माई बैड, ये 5 नहीं है, 62 एंड 65, ये बात याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से सिंपली रिलेट करता है ये कहीं ना कहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल का इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये बातें क्लियर हैं, राइट। अब आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे। वी आर नॉट गोइंग टू एंटर इन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आपको ये देखना है कि कितने कितने का बॉन्ड इशू हो सकता है, 1000, 10,000, 1 लाख, इस टाइप से 20,000, 50,000 जो भी है। उसके बाद SBI का ब्रांच के थ्रू होता है ये आपको याद रखना है। 1% वोट मिलना चाहिए एटलीस्ट, तभी आपको मिल सकता है, तभी आप ले सकते हो इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कब आया? 16-17 वाले टाइम पे आया, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना है आपको, 18 में टू बी प्रिसाइज 2019 के बाद उन्होंने फाइनली आगे कन्फ्लुएंस कर दिया। 15 डेज़ का एक्सटेंशन मिला था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। एक चीज़ और आ जाती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ साथ कि जब आप वन नेशन वन इलेक्शन या फिर इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात करते हो, आफ्टर टॉकिंग अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड्स यू मस्ट बी अवेयर अबाउट कि भाई इलेक्शंस जो होते हैं वो मतलब हर स्टेट का अलग अलग होता है, ये तो पता ही होगा। बाकी इसमें और सेलेक्ट टॉपिक्स लिंक करना चाहो तो कर सकते हो, बट हाँ इतना एनफ है अगर आप इस पार्ट को ही कर लेते हो, क्योंकि ये देखो ना, ये 3 मेंबर अभी तक पहुंच गया बिल तक फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर पॉलिटी से पूछता है तो वो भी कर लोगे। आज के इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो राजीव कुमार साहब हैं। तो ये सब चीज़ें इन जनरल बहुत हो जाती है, इतना मोर देन इनफ हो जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स तक, ठीक है। इतना पार्ट आपको करना है जो अलग से आता है इसमें, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो कि आप नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ो। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी को रिसेंटली स्टेट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिला। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं? 6-7 जो भी हैं, वो नंबर याद रखो। प्लस अब आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पे। वन नेशन वन इलेक्शन पे ऐसा नहीं है कि ये कुछ नई बातें हैं, ये पुरानी भी बातें हैं। 1999 से कमीशंस, जीवन रेड्डी कमीशन और बाकी कमीशंस ने भी रिकमेंड किया है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर एक बार में एक जगह इलेक्शन होगा सारे जगह पे, तो उससे क्या है, लॉजिस्टिक्स बचेगा, फाइनेंसेस बचेगा, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज कंट्रोल हो पाएंगे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, बर्डन भी कम पड़ेगा और वो बहुत अच्छे से इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली काम भी कर पाएगा। तो एक तो ये बातें हैं। प्लस इसके चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? तो आपके सबसे बड़ा चैलेंज है यू हैव टू डू मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब ये अमेंडमेंट जो है, ऐसा नहीं है कि ये अमेंडमेंट बहुत आसान से कर सकते हो। ये सारे अमेंडमेंट 2/3 मेजोरिटी और स्टेट का रेटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है उस मेजोरिटी में। दूसरी बात कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का वो रिदम टूटा कब? देखो 1952 में पहली बार इलेक्शन हुए, फिर 57, फिर 62, फिर 67। 67 के बाद 69 में नेहरू साहब ने केरला में स्टैब्लिश CPIM की के लीडर की सरकार गिराई, 356 लगा दिए प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, और पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, और उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस की कहीं ना कहीं अब्यूज़ हुआ। नेहरू जी ने हटाई सरकार, फिर उसके बाद से फाइनली वो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। ऐसे कौन से वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं जो भाई वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है? साउथ अफ्रीका के यहाँ है। आप अगर देखो, आप देखो तो इंग्लैंड में भी है कहीं ना कहीं कि भाई ये चीज़ होता है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है मोस्टली एक साथ ही करवाती हैं वो सब। US में ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आप ध्यान दो, ठीक है। इतना अगर कर लोगे तो ये लिंक्स आपके सारे मिल जाए, इसके आगे लिंक आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब आते हैं टॉपिक पे हमारे। तो ये हम लोगों ने देख ही लिया कि भाई अभी जो करेंटली है रामनाथ कोविंद की कमेटी है, 8 मेंबर्स हैं उसमें, रामनाथ कोविंद, अमित शाह जैसे बड़े दिग्गज लोग हैं। कौन कौन से लोग हैं इन सबके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, रामनाथ कोविंद, अमित शाह, कांग्रेस के MP अधीर रंजन चौधरी जो कि मना भी कर दिया बाद में, इन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, फॉर्मर राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर के चेयरमैन NK सिंह, ठीक है। उसके बाद फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा सुभाष कश्यप, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब भी है SC कश्यप, एंड
सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे एंड फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर कोठारी साहब, जैसे संजय कोठारी साहब भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो बड़े बड़े लोग हैं। इस नोटिफिकेशन में स्पेशल इन्वाइटी हैं अर्जुन राम मेघवाल, जो कि लॉ मिनिस्टर है इंडिया के। बैकग्राउंड देखा जाए ये आप लोगों ने देख चुके हो। सिंक्रोनाइज साइकिल 357 उस टाइम पे केरला में सरकार थी ईएमएस नंबूदिरिपाद की सरकार थी, एंड अज्यूम पावर इन द इलेक्शन आफ्टर 1957। 60-69 साइमल्टेनियस साइकिल को डिस्टर्ब हो गया आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बाई आर्टिकल 356 विच वाज बेसिकली द प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी। अच्छा, इसमें वही चीज़ है कि बार बार सेम चीज़ रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है कि वही कॉस्टिंग्स हैं, ये कॉस्टिंग्स लिखी हुई हैं कि 3000 करोड़ 300 करोड़ कितना कॉस्टिंग्स लगता है एक अलग अलग इलेक्शंस करवाने में। रेस्ट इस वाले टर्म में वापस से आओगे तो इसमें भी देखना वही 92, 57, 50, 62, 67 वाला हम लोगों ने पढ़ा पूरा साइकिल। साउथ अफ्रीका थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा। इंडिया में भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया में भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, राइट। एक तो इंडिया बोलना बंद करना पड़ेगा लगता है, क्योंकि प्रेसिडेंट को भाई इनविटेशन ही मिला है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से फॉर द G20 डिनर पार्टी। तो चलो वो अलग बात है, आर्टिकल 1 की बात है, उसमें भी पॉलिटी है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 जब चेंज हो सकता है नाम, तो नाम चेंज करने से बेटर है कि यू कैन डू सम गुड थिंग्स इन द सोसाइटी और फॉर द स्टेक ऑफ सोसाइटी। तो चलो वन नेशन वन इलेक्शन में बात करें तो अपने चैलेंजेस हैं, इसके अपने आउटकम्स हैं, और अपने अब रामनाथ कोविंद साहब की जो कमेटी बनी है अगले साल ये रिपोर्ट दे सकते हैं। तो अब वो कमेटी लास्ट ईयर रामनाथ कोविंद साहब ने 2018-19 में भी बोला है कि वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करते हैं वो। बट अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन कर रहे हो तो जिन राज्य में बीच में अभी सरकारें हैं, जिनकी सरकार को 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, 4 साल जो भी हुआ है, जिनका 5 साल का टेन्योर खत्म नहीं हुआ है, तो आप उनके साथ क्या करोगे? यू हैव टू डिसॉल्व इट, और आप प्रेसिडेंशियल वहाँ पर आप इमरजेंसी लगाओगे, प्रेसिडेंशियल पावर से आप टेक ओवर करोगे, फिर आप इलेक्शन कराओगे। तो व्हाट इज़ द फ्यूचर? द फ्यूचर इज़ ब्लर हियर, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिल के आ रहा है कि भाई हाँ हम ये करेंगे उसके बाद फिर ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलो अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला आर्टिकल 83 में अमेंड किया जाएगा कि लोकसभा 5 साल का होता है, तभी आप दूसरे वाले उसको हटाओगे। इस टॉपिक से आप अलग भी एक चीज़ लिंक कर सकते हो अगर चाहो तो, जैसे लोकसभा वाला पार्ट है तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, उसमें भी मल्टीपल टॉपिक्स है, जैसे पढ़ा था तो उसमें टॉपिक्स थे। अब जब जून जुलाई पढ़ेंगे तो उसमें मैंने वो टॉपिक्स डाल रखे। आर्टिकल 85 प्रेसिडेंट्स डिसॉल्व करते हैं लोकसभा को। 172 स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए है। ठीक है, तो 83, 85 सेंटर के लिए और 172 फॉर द स्टेट। फिर उसके बाद देखें 174 फॉर द स्टेट, 356 इज़ फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर पे गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर इमरजेंसी लगा सकते हैं या फिर आप अपना रूल इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आरपी एक्ट में भी थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। सो इट इज़ नॉट लाइक कि कोई एक चेंज करोगे एंड यू आर गुड टू गो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स। कौन कौन सी कमिटीज़ थी? 1999 में बीपी जीवन रेड्डी की कमेटी, बीएस चौहान की कमेटी 2018 में। और अगर देखा जाए इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट्स है जहाँ पर अभी भी सेंटर के साथ वो इलेक्शंस होते हैं, तो इट इज़ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड देयर असेंबली पूल्स। तो थोड़ा ध्यान दो, इट इज़ द ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट का रीजन। यू माइट डिस्टर्ब इट, देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि आप डिस्टर्ब करके मानोगे। एक तो अरुणाचल वाला रीजन चाइना इन्फ्लुएंस से वैसे ही डिस्टर्ब है। तो आज का न्यूज़ आर्टिकल पढ़ना, शशि थरूर ने जो लिखा है, एंड देयर इज वन मोर ऑथर, आई एम नॉट रिमेंबरिंग हिज नेम, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन से, आई एम नॉट अपोजिंग दिस टॉपिक, इट इज़ वेरी नाइस, इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, बट टेल अस हाउ आप इसको कैसे टैकल करोगे? क्योंकि आपके पास तो 14 स्टेट्स है ना, अगर आप इस साल करते हो 13-14 स्टेट्स हैं, बाकी को क्या? स्टेट्स का रिकमेंडेशन लेना जरूरी है, रिकमेंडेशन नहीं, स्टेट की तो असेंट चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे अभी रिसेंटली चाइना का इन्फ्लुएंस देखा गया, चाइना ने अपना ऑफिशियल मैप रिलीज किया, उन्होंने अरुणाचल को अपने अंदर दिखाया। जैंगनांग प्रोविंस में हम देख चुके हैं। सिक्किम जो कि 35th 36th अमेंडमेंट से आया, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल पॉइंट फॉर इंडिया। आंध्र प्रदेश, चलिए आंध्र प्रदेश तो मतलब साउथ में एंड इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिया, बोथ आर ऑल आर इंटीग्रल पार्ट, बट देयर आर इशूज। आप ये देखो ना, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में इन्फिल्ट्रेशन इशूज हैं, अरुणाचल में म्यांमार का इन्फ्लुएंस है, अभी मणिपुर आपसे नहीं टला है सर, मणिपुर आपने दबाया है टॉपिक। तो इट इज़ अ कंप्लीट होल थिंग दैट इज कंप्लीटली गोइंग एंड एवरीवन नोज दैट। सो ये बिहेव करना है कि नो आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट और समथिंग लाइक कि हाँ चलो ठीक है हो गया, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया, अरे ऐसी घटनाएं तो होती रहती, क्यों होती है? स्टॉप इट। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? आपके हाथ में, तो यू शुड स्टॉप इट।
तो अब इनके कुछ स्टेट्स है जहाँ पे लोकसभा इलेक्शंस के साथ होती हैं चीज़ें, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नाउ इसरो ने सक्सेसफुली आदित्य L1 को ऑर्बिट में लैग्रेंज पॉइंट ऑर्बिट 1 में भेजा। चंद्रयान 3 आई गेस कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, हम लोगों ने भी बहुत किया, चंद्रयान 1 2 3 सारे किए, सॉफ्ट लैंडिंग, सल्फर मिल गया, अब मोस्ट प्रोबेबली वो स्विच ऑन करे अपने आप को 22 सितंबर तक। तो आदित्य L1 ये अर्थ ऑर्बिट, इसरो ने फाइनली ये लॉन्च किया ऑब्जर्वेटरी जो कि सन को स्टडी करेगा। इसके साथ एक लिंकिंग टॉपिक है दैट आई एम टेलिंग यू टू रीड, इट इज सोलर फ्लेयर। अच्छा, मून और सन का जो पोजीशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं इंडिया में टाइड्स, हाई टाइड लो टाइड को भी इन्फ्लुएंस करता है, तो वो थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। इसलिए कहा जाता है दिन में जो 4 बार टाइड्स आते हैं ना, तो उसमें दूर रहना चाहिए पानी से। देखो ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन है आफ्टर एस्ट्रोसैट, इसको आप लिंक कर सकते हो आर्टेमिस से, वो तो खैर मून मिशन है लेकिन बट स्टिल स्पेस की बात है। प्लस आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में साइन हुआ था आउटर स्पेस ट्रीटी, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो 63 मिनट्स लगे, टोटल पेलोड 90,500 किलोमीटर, 235 से मल्टीप्लाई कर दो उतना है। नेक्स्ट इज आदित्य L1 मिशन, PSLV C57 आदित्य L1 से भेजा गया। सॉरी, चलिए नेक्स्ट देखिए, दिस मिशन इज इंडिया सोलर मिशन, स्पेसक्राफ्ट विल बी हॉलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रेंज पॉइंट 1। द लैग्रेंज पॉइंट इज डिफाइंड बाई नासा, डिफाइन करता है, रेफर करता है ऐसा पोजीशन इन स्पेस जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 2 बॉडी सिस्टम लाइक सन एंड अर्थ प्रोड्यूस एनहांस्ड रीजन्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ऐसा पॉइंट जहां पर 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मतलब एनहांस हो जाता है वहां पर अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, तो ये है लैग्रेंज पॉइंट। तो 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं, L1 L2 L3 L4 L5। प्लेसिंग द सैटेलाइट इन द हॉलो ऑर्बिट अराउंड L1 enables continuous viewing of the sun without any eclipse or obstructions। बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शंस के हम देख सकते हैं वहाँ से। मिशन 5 ईयर्स का टाइम है इसका। 7 स्पेशलाइज्ड पेलोड्स इसमें डिज़ाइन किए गए हैं। PSLV प्लेस्ड इन आदित्य L1 द लोअर अर्थ ऑर्बिट, सब्सिक्वेंटली स्पेसक्राफ्ट, बाकी सब भी बहुत सारे हैं स्पेसक्राफ्ट, इसके अंदर 7 अभी जस्ट देखा। तो इसका अर्थ सिस्टम आदित्य L1 जो अपनी जॉइंट है वो कवर करेगा L1 पॉइंट इन अबाउट 4 मंथ्स, 4 मंथ में कवर करेगा। वाइल द कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड क्रोमोस्फेयर इज जस्ट बिलो इट, दैट इज अबाउट द लेयर ऑफ द सन विच इज रिलेटेड विद द सोलर फ्लेयर, ठीक है। एक कोरोनल मास इंजेक्शन किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा टेम्परेचर सन का कितना 5500 डिग्री सेल्सियस है। एक तो सन के सरफेस का टेम्परेचर डिफरेंस बड़ा डिफरेंस है, तो वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको भी स्टडी करेंगे भाई, इनका काम। ये पेलोड्स के बारे में इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू का मतलब रिसर्च करेंगे। ये इन सीटू इज बेसिकली ऑन द साइड, जैसे चंद्रयान 3 कर रहा था। विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ फॉर कोरोना इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रो, ये उसके बारे में भाई कि जो पेलोड्स लेके जा रहा है, इन सभी पेलोड्स के बारे में है। सूट, सोलेक्स, L1 OS, ये सब चीज़ें हैं। पेलोड्स ऑफ L1 C2 एपेक्स पैपा इसका नाम है, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, तो ये सारे पेलोड्स हैं। नाउ दिस इज रंभा LP पेलोड, चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। विक्रम ने पहला जब इन सीटू मेजरमेंट कवर किया तो कहीं ना कहीं रंभा पेलोड उसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखा। रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर लैग्मूर प्रोब नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट एरविन लैंगमूर हु हैज़ अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, वही मून के उस एरिया को स्टडी करने के लिए। इट इज़ अ डिवाइस, ये ऐसा डिवाइस है जिससे प्लाज्मा को कैरेक्टराइज किया जाता है। 5 सेंटीमीटर मेटालिक स्फीयर का डिवाइस है, चंद्रयान 3 के लैंडर के अपर डेक में इसको अटैच किया गया था। इट वॉज लेड बाई स्पेस फिजिक्स लैबोरेटरी विक्रम साराभाई, तिरुवनंतपुरम। की फाइंडिंग्स क्या रहे कि भाई इनिशियल असेसमेंट ने इंडेक्ट किया था कि भाई हाँ प्लाज्मा है उस सरफेस पे। कैरेक्टर्स इसमें भी रेंज है भाई 5 से 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, और इवेल्युएशन स्पेसिफिकली पर्टेन करता है लूनर के डे टाइम पे। अब इंडिया का फर्स्ट AI स्कूल, कहीं ना कहीं ये पूरा टॉपिक NEP नेशनल और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, कोठारी कमीशन, आपको ये सब पता होना चाहिए। 1986 का एजुकेशन पॉलिसी, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड प्री इंडिपेंडेंस, वर्धा स्कीम, एवरीथिंग एंड वी हैव डेल्ट इट, तो लिंक आपका यही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पोस्ट एंड प्री इंडिपेंडेंस। लोकेशन क्या है, संतिगिरी विद्या भवन एंड तिरुवनंतपुरम, केरला। स्टैब्लिश्ड AI स्कूल है, कोलैबोरेशन है आई लर्निंग इंजन्स USA एंड वैदिक ई स्कूल, इन लोगों के कोलैबोरेशन में बनाया गया। NEP के एनहांसमेंट पे भाई स्टूडेंट्स को सपोर्ट है, 8 to 12 ग्रेजुएशन मल्टीफाइड सपोर्ट सर्विसेज मिलेंगे, तो इसको एक बार पढ़ लो बस, और कुछ नहीं करना है। AI इनेबल्ड है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे बच्चे स्किल सीख सकते हैं वहाँ पर। एप्टीट्यूड है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इमोशनल वेलबींग जो कि एक इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे। ये स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक बेटर तैयार करेगा। देखो अंत में घूम फिर के वहीं आना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, जो कोटा सुसाइड डेथ जो हम लोगों ने देखा था कुछ दिन पहले, ठीक है। तो फिर मेन तो इसको ही ख़त्म करना था ना सर। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड अगर देखा जाए तो ये एशिया का प्रीमियर प्राइज़ है, हाईएस्ट ऑनर है और लीडरशिप इन एशिया जो दिया जाता है, और दिया गया है इस बार रवि कन्नन को। याद रखना, पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। रेमन मैग्सेसे अवार्डी सेलेक्टेड बाय आरएमएफ बोर्ड या आरएमएएफ बोर्ड सर्टिफिकेट करता है और फिर वो सेलेक्ट करता है राइट पर्सन राइट प्रोफाइल को। 1958 से 2008 अवार्ड 6 कैटेगरीज में दिया जाता था एनुअली। गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, आर्ट्स, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इमर्जेंट लीडरशिप। तो ये कुछ ऐसे हैं। इन प्रेजेंट मनीला फिलीपींस में है। इंडिया विनर्स ऑन द लिस्ट, अगर देखा जाए कि इंडिया के कौन कौन से विनर्स हैं तो इनके नाम देख लो, पूछ दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट और ये हैव वॉन द रेमन मैग्सेसे अवार्ड। केजरीवाल साहब को भी मिला हुआ है, अंशु गुप्ता को मिला हुआ है। केजरीवाल साहब को आई गेस कि अन्ना हजारे वाले टाइम के आसपास दिया गया था या उसके बाद बहुत बाद दिया गया, उसके बहुत पहले दिया गया था, सॉरी, ठीक है। व्हाट इज़ द नोबेल फाउंडेशन? तो नोबेल फाउंडेशन इन्विटेशन भाई रिप्रेजेंटेटिव, नोबेल फाउंडेशन ने इन्विटेशन विड्रॉ किया है रशिया, बेलारूस और ईरान का, ठीक है। अब भाई प्रॉब्लम्स हैं तो ऑब्वियसली विड्रॉ किया है उसने। द नोबेल प्राइज फाउंडेशन इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश इन 1900 बेस्ड ऑन द अल्फ्रेड नोबेल, ये पता ही है 1901 में स्टैब्लिश हुआ था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस में दिया जाता है। फाउंडेशन एक मैं रिकमेंड करूंगा कि यार नोबेल प्राइज़ पे मैंने पहली वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, उनको देख लेना, बस एक वीडियो देखना फर्स्ट वाली। हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, 7 मेंबर्स एंड 2 डेप्यूटीज हैं। स्वीडिश और नॉर्वेजियन हो सकता है वो पर्सन। अल्फ्रेड नोबेल भी उसी से बिलोंग करते थे। फिर उसके बाद कैन बी बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, किसी को भी मिल सकता है। 10 दिसंबर को दिया जाता है ये ह्यूमन राइट्स डे के दिन पर। उसके बाद 6 नोबेल प्राइज कैटेगरीज हैं, ये कुछ इकोनॉमिक्स का भी एक नोबेल है, राइट। एंड सिलेक्शन प्रोसेस ऑब्वियसली भाई वो इंस्टीट्यूट, वो सोसाइटी, वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स करते हैं। सेरेमनी 10 दिसंबर को दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के डेथ के दिन, बस इसको ह्यूमन राइट्स डे भी मनाया जाता है इस दिन। और ये ऑस्लो नॉर्वे में, ये एक्सेप्ट द पीस प्राइज जो कि ऑस्लो नॉर्वे में दिया जाता है और बाकी सारे प्राइज स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। नाउ दीक्षा प्लेटफॉर्म, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इंटीग्रेट कर रहा है पर्सनलाइज एडोप्टिव लर्निंग को इन एग्जिस्टिंग दीक्षा नेटवर्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना है यहाँ पे, एसिमुलेट करना दोनों को। फीचर्स क्या है? एजुकेशन, आर्किटेक्चर और बिल्डिंग ब्लॉक्स, टेक्स्ट बुक, ऑनलाइन कोर्सेज, सबको एनर्जाइज करके एक जगह इंक्लूड करना। टीचिंग्स को एड करना है, स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाएगी। की इफेक्ट्स ऑफ ई लर्निंग, तो डिवीज़न है, कॉर्पोरेशन है, आप खुद सोच के बताओ एक बार कि जितना एजुकेशन है मतलब एक मल्टी फेसेट होगा उतनी अच्छी बात है। सेंटर स्टेट का रहेगा, इंक्लूडेड रहेगा। टेक्स्ट बुक्स भी मिलते हैं आपको, ऑनलाइन रिसोर्सेज मिलेंगे, आप उसको कहीं ना कहीं एनहांस कर पाओगे, ठीक है। MS स्वामीनाथन अवार्ड, ये एग्जैक्टली फूड से रिलेटेड है। PV सत्यनारायणन को मिला है, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर रिसर्च सेक्शन, आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रगुली के, ठीक है। इनको रिसेंटली MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है। MS स्वामीनाथन वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया और MS स्वामीनाथन फार्मूला थे, C2 वाला फार्मूला, ठीक है, लास्ट ईयर क्लैट ने पूछा था, ठीक है, MS स्वामीनाथन। तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखना कि जो रिवॉल्यूशंस होते हैं, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, पिंक, येलो, रेड, जो भी कलर के रिवॉल्यूशंस होते हैं उनको देखो, प्लस वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसके बारे में पढ़ो, प्लस वर्गीस कुरियन से रिलेटेड है वाइट रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग से भी रिलेटेड है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है। एक नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड भी आता है, उसके बारे में भी लिंक कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड ये 2004 में ये ऑब्जेक्ट सेट किया गया था टू ग्रेड द इम्पैक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चर, नेम्ड आफ्टर द इंडियन एग्रीकल्चर प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई के चेयरमैन। और ये बाईइनियल अवार्ड है, ये याद रखना, इट इज़ बाईइनियल। MS स्वामीनाथन इज़ अ बाईइनियल अवार्ड जो कि रिकेरिया एंड NSL के साथ दिया जाता है। 2 लाख की कैश प्राइज़ है और हर किसी पर्सन को दिया जा सकता है। MS स्वामीनाथन अभी बात की, ही वॉज अ फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, क्रॉप ब्रीडिंग, हाइल्डिंग वेराइटी सीड्स और वर्ल्ड फूड प्राइज, रेमन मैग्सेसे अवार्ड एंड मेनी अदर नेशनल इंटरनेशनल ऑनर्स इनको मिल चुका है, ठीक है। अब आते हैं PM दक्ष योजना पे। PM दक्ष योजना किससे रिलेटेड है? तो दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना, ये सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है। ये कंप्लीट लेवल टारगेट ग्रुप्स टू मेक देम एम्प्लॉयबल इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट।
कहीं ना कहीं देख लो कि छोटे मोटे स्टार्टअप्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए टारगेट किया गया है। अच्छा, ये स्किलिंग किया जाएगा मार्जिनलाइज सेक्शन को, सैनिटाइज वर्कर्स एंड रैक पिगर्स को। टारगेट ग्रुप आपने देख लिया है, स्किल बेस्ड उनको टीचिंग दी जाएगी जिससे वो कमा सकें। EWS EBC की भी बात की गई है इसमें। नोडल मिनिस्ट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। बस इसमें आप ये बातें याद रखो। एंड व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे पहला इमर्जिंग कंट्रीज नीड वुमेन लेड क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। इसको टॉपिक को पढ़ना आज ही आया है, कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक इम्पैक्ट से रिलेटेड है। आदित्य L1 फंक्शनिंग एंड पर्पस, IAF बिगन्स द वेस्टर्न एयर कमांड एनुअल एक्सरसाइज, बस देखना ही आज के एडिटोरियल में है। कोर्ट्स ऑर्डर एंड द ASI सर्वे आर फ्लॉड, ये बेसिकली है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से रिलेटेड, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है आपको एक ही टॉपिक है ये, और ये टॉपिक रिलेटेड है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसमें आप देखो बस वही 15 अगस्त 1947 वाला पार्ट, प्लस इसमें 1991 वाला एक्ट में आप सेक्शन 3, 4, 5 और 6 पढ़ लो, ठीक है। बस ये एटलीस्ट बातें याद रखो। प्लस राम जन्मभूमि केस, राम जन्मभूमि केस एंड राम मंदिर से भी लिंक कर सकते हो आप इसको, क्योंकि आर्किटेक्चर वगैरह है, कौन सा कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर, ये सब आप पढ़ सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक में। लिंक करने को कुछ भी लिंक किया जा सकता है। ASI सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात करो, ठीक है। महंत सुरेश दास केस का नाम था बेसिकली राम जन्मभूमि का, ठीक है। एंड इस्माइल सिद्दीकी, तो वो केस पढ़ना नहीं है, पूरा समरी देखना है एक बार बस क्या था, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट लगा के वो केस हुआ था। नाउ सेकेंड इज द फॉल ऑफ द रशियन वॉरलॉर्ड, तो इसको पढ़ना। अब रशियन वॉरलॉर्ड का क्या कहानी है वो देख लो। अगर आप देखो रशियन वॉरलॉर्ड के बारे में, तो कौन है रशियन वॉरलॉर्ड? इज बेसिकली द वैगनर ग्रुप का हेड, जिसकी डेथ हुई एक्सीडेंट में रिसेंटली। अब एक्सीडेंट कहा जा रहा है बट एवरीवन नोज, चलो कि भाई हाँ एक्सीडेंट हुआ है, ये मेरा कहने का मतलब था। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक लिंक होंगे? एक तो आप वैगनर ग्रुप के बारे में पढ़ सकते हो थोड़ा सा, बस हेड कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कब बना, 2014 में बना, ठीक है। और 2014 में क्राइमिया वाला रीजन भी रशिया ने कैप्चर किया था। आप ब्लैक सी पढ़ सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, ब्लैक सी 6 कंट्रीज़ के आसपास है, ठीक है। अगर आप देखो ध्यान से, तो अगर ब्लैक सी देखें तो दिस इज़ द ब्लैक सी इफ़ वी अग्री, ठीक है। ये रहा यूक्रेन, ये रहा रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया, बल्गारिया एंड दिस इज़ द टर्की। तो ये आप याद रख सकते हो, ऐसे 6 कंट्रीज़ ब्लैक सी के आसपास। प्लस आप एजोव सी भी याद रखना होगा आपको, एजोव सी एंड मेडिटेरेनियन सी। खैर ये टॉपिक मैंने डाल रखा है जुलाई में, मेडिटेरेनियन सी। इसमें 2 स्ट्रेट हैं, एक इस साइड जो स्ट्रेट है उसका नाम है कर्च स्ट्रेट, और इसका नाम है जो मेडिटेरेनियन साइड है दैट इज़ द बॉस्फोरस स्ट्रेट। आप इसमें चौथी चीज़ ये लिंक कर सकते हो, ज़ैफ़रोज़ेज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको आप लिंक कर सकते हो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, प्लस जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच है, इसको आप लिंक कर सकते हो क्लस्टर बॉम्ब ट्रीटी। प्लस इसमें आप देख सकते हो CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, प्लस न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NNPT। इसमें ये तो 5 चीज़ें हो गई। छठा चीज़ आप देख सकते हो सुलीना चैनल, जो कि एक ऑल्टरनेटिव रूट है ब्लैक सी ग्रेन डील का। प्लस वीट में इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक बार चेक करके रखो, आ सकता है। 7th इज डेनाइपर रिवर एंड डेन्यूब रिवर, आपको यह रखना है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप इसमें पर्टिकुलर रशिया वॉरलॉर्ड और रशिया यूक्रेन वाले एस्पेक्ट पे देख सकते हो, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्लस अगर थोड़ा सा और एंटर करना है इस टॉपिक में, डीप डाइव करना है तो मत करो, वैसे तो इतना काफ़ी है, बट स्टिल यू वांट तो थोड़ा सा रोमानिया बल्गारिया के बारे में आसपास देख लो, कैटाब्लांट के एक मतलब पोर्ट है वो देख लो,
स्ट्रेट्स याद रखो, जोग्राफी का पोजीशन याद रखो, बस दैट इज़ एनफ, ठीक है. सो दीज वर द टॉपिक्स फॉर टुडे एंड देयर आर नो क्विज सेक्शन फॉर टुडे, सो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू जस्ट कवर इट आउट, क्योंकि लंबे लंबे टॉपिक्स हैं. एंड इफ़ यू हैव मोर टॉपिक्स like you want to get discussed, please mention it, email it, telegram it, or any way what you want, just do it, ठीक है. बस करो. Thank you, that's all from my side.